हेलो दोस्तों, भूगोल की इस सीरीज के अंदर जो भूगोल का मेन पार्ट है, मेन भूगोल सब्जेक्ट है, उसका आज इकोनॉमिक्स भूगोल का पार्ट हम करेंगे। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे नेट जियोग्राफी हो गया, स्कूल लेक्चरर हो गया और भी बहुत सारे कॉलेज लेक्चरर हो गया। तो यूपीएससी, आईएएस, आरएस के अंदर भी इसके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आज इकोनॉमिक्स भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिटेन में लोहा तथा इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील स्थिति। ब्रिटेन में लोहा तथा इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील स्थिति की व्याख्या के लिए औद्योगिक स्थिति के वेबर मॉडल को उपयोगी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटेन में जो लोहा और इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील स्थिति की व्याख्या करने के लिए, है ना, इसके अंदर परिवर्तनशील व्याख्या करने के लिए औद्योगिक स्थिति के वेबर मॉडल को उपयोगी उपयोगी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है आइसोडोपेंस। क्या है आइसोडोपेंस? ये एक रेखा है जो समान कुल व्यय बिंदु पथ को जाती है। जैसे कि ये औद्योगिक केंद्र हो गया, यहाँ पर ये शहर हो गया, एक शहर यहाँ पर हो गया, एक शहर यहाँ पर हो गया। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक परिवहन लागत ज़्यादा है। यहाँ से लेकर के यहाँ पर जितनी परिपथ की दूरी है, की उतनी यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या हो गई, समान हो गई रेखा। तो इसको आइसोडोपेंस कहते हैं, समान कुल व्यय बिंदु पथ को मिलाने वाली व्यय बिंदु। जैसे कि व्यय कितना लगा उसका, है ना। नेक्स्ट है आइसोटेंस। वह रेखा जो प्रत्येक तैयार माल के समान परिवहन व्यय को यह परिवहन व्यय को इस प्रकार से दर्शाती हैं। अगर रेखा तो वो होगी आइसोटिम्स, और अगर व्यय को दर्शाती हैं वो होगी, वो क्या होगी, आइसोडोपेंस। इस रेखा पर सभी स्थानों पर श्रम व्यय की 8 इकाइयाँ कितनी है, 8 इकाई। इस रेखा पर सभी स्थानों पर श्रम व्यय की 8 इकाई की जो लाइन है, ये इस पर 8 इकाई है। यहाँ पर उद्योगों का लाभप्रद स्थानीकरण संभव है। श्रम व परिवहन व्यय पर वेबर ने उद्योगों की पारदर्शिक स्थिति को निश्चित करने का प्रयास किया। श्रम और परिवहन व्यय, उन्होंने दो ही बताई है थ्योरी, श्रम और परिवहन व्यय की। परि परिकल्पना क्या है इस उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत की? तो उद्योगों के स्थानीयकरण पर परिवहन मूल्य का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किसका? परिवहन मूल्य का। अतः वह भौगोलिक केंद्र जहां पर परिवहन लागत सबसे कम होता है, वही कम उत्पादन लागत का भी केंद्र होता है। और जैसे केंद्र पर ही उद्योग स्थापित होते हैं, जैसे केंद्र पर ही उद्योग स्थापित है, जैसे कि ये कोई उद्योग है, तो भौगोलिक रूप से क्या होगा, ये केंद्र क्यों बना? क्योंकि इसके पास क्या है, परिवहन लागत सबसे कम होती है। बाजार से बाजार माल पहुंचाने के लिए जो परिवहन लागत है वो बहुत ही कम होती है, या फिर कच्चा माल खरीदने के लिए परिवहन लागत है वो बहुत ही कम होती हैं। तो उत्पादन लागत का भी ये केंद्र होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये यहाँ पर अगर उपयोग लगाएंगे तो वो सक्सेस होगा। वेबर के अनुसार शुद्ध कच्चे माल का पदार्थ सूचकांक, तो देखिए का सूत्र क्या है, पदार्थ सूचकांक का कच्चे माल का भार बट्टा उत्पादित वस्तु का भार। यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 आता है इस सूत्र के द्वारा, तो अधिक उद्योगों की स्थापना लगभग बाजार के निकट होगी, उत्पादन केंद्रों के निकट होगी, या फिर दोनों के मध्य होगी। यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक आता है तो उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के और आकर्षित होगी। ये कह रहा है कि यदि 1 आता है तो अधिकतर उद्योगों की स्थापना केंद्र के निकट होगी, बाजार केंद्र के निकट होगी, और या फिर उत्पादन केंद्रों के निकट होगी, या फिर ये उत्पादन केंद्र है और ये बाजार केंद्र, या तो इसके पास होगी या फिर इसके पास होगी, या फिर इन दोनों के मध्य में होगी यहाँ पर। यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक आता है तो उद्योगों की स्थापना जहाँ पर कच्चा माल हो रहा है वहाँ पर होगी, उसके
पास उद्योग लगेंगे, एक से अधिक आने पर। विद्वानों के नाम जिन्होंने आयोजना क्षेत्र की रूपरेखा तैयार की, तो कौन कौन है? भट्ट प्रकाश राव, पी सेन गुप्ता, सी एस चंद्रशेखर और वी नाथ। इन्होंने मेसो क्षेत्र की संख्या बताई 42, पी सेन ने 35, सी एस चंद्रशेखर ने 48 और वी नाथ ने 51 बताई है। फिर है भट्ट द्वारा समष्टि आर्थिक क्षेत्र के अंदर राज्यों के समूह के रूप में बांटा। इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में विभाजन किया भारत को। दक्षिण के अंदर मैसूर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को लिया। उत्तर मध्य में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लिया। पूर्वी में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम को लिया और पश्चिमी में महाराष्ट्र व गुजरात को लिया। वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना है। संपूर्ण लागत को मतलब वेबर का उद्देश्य ये था कि उद्योग वहीं लगे, वहां पर स्थानीयकरण हो जहां पर न्यूनतम लागत हो। वेबर के अनुसार उद्योगों में शुद्ध एवं सर्वत्र सुलभ पदार्थों का प्रयोग करने पर उद्योग बाजार बिंदु पर स्थापित किया जाए। मतलब जहां पर शुद्ध माल और सर्वत्र सुलभ पदार्थों का प्रयोग करने पर उद्योग बाजार बिंदु पर स्थापित होना चाहिए। वेबर के सिद्धांत R2 से आशय हैं कच्चा पदार्थ है। R2 का मतलब क्या है? कच्चा पदार्थ। वेबर के अनुसार परिवहन लागत का आरेखीय संबंध वक्र रेखी से होता है। परिवहन लागत का जो आरेखीय संबंध है वो वक्र रेखा से होता है। वेबर के अनुसार सर्वव्यापी कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग की न्यूनतम लागत स्थिति कहाँ पर निकट होगी? बाजार के निकट होगी। इनका मेन एक और बात है प्रमुख की ये बाजार के निकट की बात करते हैं हर टाइम। वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति मॉडल को यूरोप पर लागू करने वाला भूगोल वक्ता ओ जोनासन था। जो वॉन थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का मॉडल दिया था, यूरोप में किसने लागू किया था? ओ जोनासन ने। वेबर की औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में स्थानीयकरण त्रिभुज को संकल्पना का विकास किया गया है। त्रिभुज की संकल्पना, ठीक है ना। वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में स्थानीयकरण त्रिभुज की संकल्पना का विकास किया गया है। वेबर के अनुसार यदि R1 और R2 स्थानबद्ध व अशुद्ध कच्चे माल के स्रोत हो, स्थानबद्ध व अशुद्ध कच्चे माल के स्रोत हो तो उद्योगों की स्थापना स्थानीयकरण त्रिभुज के द्वारा होगी। किसके द्वारा? त्रिभुज के द्वारा। वेबर के सिद्धांत की मान्यता है एक विलग प्रदेश हो, परिवहन लागत दूरी व भार के अनुपात में बढ़ता हो, प्राकृतिक साधन सर्वसुलभ हो जैसे पानी, कच्चे माल का स्रोत हो, बाजार के निश्चित केंद्र हो, मानवीय श्रम क्षेत्र अनुसार उपलब्ध हो। अविस्तृत त्रिकोण प्रतिमान वेबर ने स्थापित किया है। अविस्तृत त्रिकोण प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया था? MS अली ने भारत का नियोजन प्रदेश प्रस्तावित किया। नियोजन प्रदेश सूरत के पास, सूरत जो गुजरात है उसके पास विशिष्ट औद्योगिक पेटी स्थापित की गई। कृषि जलवायु प्रदेश का मुख्य ध्येय क्या है? उत्पादन को शीर्ष तक ले जाना, आय को बढ़ाना और ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करना। भारत के नियोजन प्रदेश का प्रस्ताव प्रस्ताव किसने रखा था? वी नाथ ने रखा था। RP मिश्र, KV सुंदरम और PLS प्रकाश राव ने भारत को कुल कितने प्रमुख और गौण नियोजन प्रदेशों में बांटा है? तो 13 प्रमुख हैं और 36 गौण हैं। योजना आयोग भारत सरकार द्वारा भारत को 26 संसाधनों के विकास प्रदेशों में बांटा गया है। पुणे स्थित भारतीय मौसम संस्थान ने भारत को 6 कृषि प्रदेशों में बांटा है। वेबर ने उद्योगों की स्थापना के 3 कारक बताए: न्यूनतम परिवहन लागत, श्रम लागत और औद्योगिक समूहन, औद्योगिक एकत्रीकरण। भारत के आर्थिक प्रदेशों का विभाजन शिवा प्रसाद चटर्जी ने दिया है। 3 बड़े हैं और 12 छोटे हैं। 3 बड़े कौन कौन से? उत्तरी पश्चिमी आर्थिक प्रदेश, उत्तरी पूर्वी आर्थिक प्रदेश और दक्षिणी आर्थिक प्रदेश। उत्तर पश्चिमी आर्थिक प्रदेश में पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी विशाल मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान, पश्चिमी मध्यवर्ती उच्च भूमि, पश्चिमी प्रायद्वीपीय अर्ध शुष्क भाग। उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश के अंदर उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी विशाल मैदान,
पूर्वी मध्यवर्ती उच्च भूमि। दक्षिणी आर्थिक प्रदेश के अंदर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का उत्तरी भाग, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का दक्षिणी भाग, पूर्वी तटीय मैदानी भाग, पश्चिमी तटीय मैदानी भाग और द्वीपीय भाग। तो दोस्तों ये थी आर्थिक भूगोल जो मैंने आपको कंप्लीट बताया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस देख सकते हैं। ये नोट्स हैं जो आपके स्कूल व्याख्याता के अंदर बहुत ही काम आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।